इसमें बेटा अपने को प्लेट का मास है वो m गिवन है, और इनिशियली प्लेट है वो A पॉइंट और B पॉइंट पे हिंज्ड है। पहली ज्योमेट्री में हिंज किया है, दूसरी ज्योमेट्री में रस्सी है, और तीसरी ज्योमेट्री में स्प्रिंग है। तो अपन यहाँ देख पा रहे हैं इनिशियली तीनों पोजीशन में ही अपनी प्लेट है वो इक्विलिब्रियम में है। अब बोल रहा है कि B से कांटेक्ट छोड़ दिया, मतलब B से रिलीज़ कर दिया इसको। तो रिलीज़ करने के बाद जस्ट बाद अपने से एंगुलर एक्सेलरेशन पूछ रहा है और सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन पूछ रहा है। अच्छा प्रॉब्लम है ये, समझना ढंग से। तो पहले वाले केस में तो मैं बोल सकता हूँ कि ये जो प्लेट है अपनी, जैसे ही आप इसको B पॉइंट से रिलीज़ करोगे ना, तो B पॉइंट से रिलीज़ करने के बाद A पे तो हिंज्ड है वो, तो यहाँ तो इजी है ये, अपन हिंज पॉइंट के अबाउट इक्वेशन लिख देंगे, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, अपना अल्फा आ जाएगा। तो पहले तो अपन इस हिंज के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर लेते हैं। ये वाली साइड अपने को c/2 के इक्वल गिवन है, और ये वाली साइड अपने को c के इक्वल गिवन है ना। तो पहले मैं इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेता हूँ। मास है वो है m, तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मान लिया मैंने I1। ये I1 तो आराम से निकाल सकते हैं, ये साइड c/2 है, ये साइड c है। अपन जानते हैं एक्सिस के पैरेलल शिफ्ट करेंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज नहीं होगा, ऐसे शिफ्ट कर देंगे इसको, तो c/2 लेंथ की रॉड बन जाएगी। तो उसके एक एंड के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपन जानते हैं ml²/3 होता है। तो L की जगह रख दूंगा मैं c/2, तो m/3, c/2 का स्क्वायर आ गया c²/4। आंसर आ गया mc² डिवाइड बाय 12। दूसरा, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेता हूँ। इस एक्सिस के अबाउट कैलकुलेट करोगे तो इसके पैरेलल ऐसे शिफ्ट कर दो, c लेंथ की बन गई, तो इसके अबाउट I2 डायरेक्ट आ गया ml²/12, L की जगह c, तो ml²/3, तो mc²/3 है ना, क्योंकि c लेंथ की रॉड बनेगी और उसके एक एंड के अबाउट होता है ml²/3। ठीक है। अब अपने को एक क्रॉस वाला ये एक्सिस है, इसके अबाउट निकालना है, तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगा देंगे, इसके अबाउट I3 मान लिया, तो I3 इज इक्वल टू आ गया I1 प्लस I2। ये I1 है, ये I2 है, तो I3 इज इक्वल टू I1 की जगह तो mc²/12 प्लस का mc²/3। एलसीएम आ गया 12 एलसीएम लिया तो 1 + 4 इंटू साथ में mc², तो ये आ गया 5mc² डिवाइड बाय 12। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता चल गया, तो टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, सिंपल। अब हिंज के अबाउट लिखेंगे तो mg है वो तो सेंटर ऑफ मास पे लग रहा है, और हिंज वाले फोर्सेस देखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि उनका टॉर्क 0, केवल mg का टॉर्क आएगा फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये है c/2, तो टॉर्क आ गया mg इंटू c/2 इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया 5mc²/12 इंटू अल्फा। यहाँ से अल्फा आ जाएगा, m से m कैंसिल आउट, एक c से एक c कैंसिल आउट, ये 2 इससे कैंसिल आउट हो गया 6, तो ये आ गया 6g डिवाइड बाय 5c इज इक्वल टू अल्फा। तो अल्फा अपन ने कैलकुलेट कर लिया। दूसरा पूछ रहा है सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन, तो उसके लिए ये मैंने इसका डायग्राम बनाया। ठीक है, ये वाली साइड है c/2, ये वाली साइड है c, इसके अबाउट ये हिंज्ड है। तो सेंटर ऑफ मास की, ये सेंटर ऑफ मास है ना c1, इसकी हिंज पॉइंट से डिस्टेंस तो चेंज नहीं होगी, तो सेंटर ऑफ मास यहाँ सर्कुलर मोशन करेगा। हिंज के अबाउट सेंटर ऑफ मास है वो सर्कुलर मोशन करेगा। सर्कुलर मोशन अगर कोई भी पॉइंट करता है तो उसका एक एक्सेलरेशन तो सेंट्रीपिटल ω²r, वो तो 0 आ गया क्योंकि ओमेगा 0 है अभी इसका, तो सेंट्रीपिटल तो 0। अगर ये डिस्टेंस r है तो सेंटर ऑफ मास का केवल टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा, वो होगा अल्फा। तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन आ जाएगा अल्फा। अल्फा अपन ने कैलकुलेट कर ही लिया। अल्फा कितना आया था अपने पास 6g/5c, तो 6g डिवाइड बाय 5c इंटू आर। आर आप लोग आराम से कैलकुलेट कर ही लोगे, देखो आर तो निकल जाएगा ना, ये वाली साइड c है, ये वाली साइड c/2 है, तो ये वाला डायगोनल कैलकुलेट कर लेना, उसका हाफ आर हो जाएगा। ठीक है, ये डायगोनल कितना आएगा, c तो कॉमन आ गया, √1 + 1/4, हाफ का स्क्वायर, तो ये आ गया c√5/4, √4 हो गया 2, उसका हाफ कर दोगे तो r आ गया अपने पास c√5/4 के इक्वल। ये r की वैल्यू आप यहाँ रख देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट डायग्राम थोड़ा और अच्छा है।
इसको समझो, देखो इसमें क्या बोला गया है, वही प्लेट जिसमें ये वाली साइड है सी के इक्वल, ये वाली साइड है c/2 के इक्वल। इस बार रस्सी है अपने पास, तो B वाली जगह से तो रस्सी को हटा दिया, तो केवल A वाली जगह पे रस्सी बचेगी। ठीक है, अब अपना ये वाला पॉइंट है ना, जो पिछली बार हिंज था वो अब यहाँ हिंज जैसा बिहेव नहीं कर रहा, तो यहाँ टेंशन मान ली मैंने T, दूसरा फोर्स लग रहा है इस पे mg, तो ये तो फ्री ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है क्या, पिछले बार वाले में तो हिंज था, इस बार रस्सी है। ठीक है क्या, तो ये जो मैं पॉइंट स्टार मार्क कर रहा हूँ, ये पॉइंट चल सकता है इस बार, है ना। तो जब भी ऑब्जेक्ट चलेगा भी और घूमेगा भी, तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट अपन इक्वेशन लिखेंगे, ताकि सूडो का कोई लफड़ा ही नहीं रहेगा। तो इस बार तो अपनी ज्योमेट्री ऐसी बन गई कि यहाँ फोर्स है T और सेंटर पे फोर्स लगा हुआ है mg। तो इतना तो पता है कि नेट फोर्स है वो y डायरेक्शन में है, इसका मतलब सेंटर ऑफ मास है ना, उसका एक्सेलरेशन केवल y में होगा, क्योंकि सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन केवल एक्सटर्नल फोर्स डिसाइड करते हैं। और सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क देखोगे तो mg का 0 है, t घुमाएगा क्लॉकवाइज, तो अल्फा ऐसे कुछ होगा। इस बार अपन इक्वेशन लिखेंगे सेंटर ऑफ मास के अबाउट। ठीक है, तो एक इक्वेशन तो अपनी न्यूटन्स लॉ से आ जाएगी, एक्सेलरेशन ये है तो mg माइनस टी, नेट फोर्स नीचे, इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। फर्स्ट इक्वेशन तो आ गई। सेकेंड इक्वेशन लिखोगे सेंटर के अबाउट टॉर्क, उसके लिए मैं सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेता हूँ। तो ये वाली साइड c, ये वाली साइड c/2 प्लेट है, तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करूँगा। तो पहले इस एक्सिस के अबाउट निकाल लेता हूँ, तो मास को पैरेलल शिफ्ट कर दूंगा, तो रॉड बन जाएगी ये c/2 लेंथ की। तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया mL²/12 अपन जानते ही हैं, तो m/12, L की जगह रखूँगा c/2 उसका स्क्वायर, c²/4, तो ये आ गया mc² डिवाइड बाई 12 इंटू 4 48। अब इस एक्सिस के अबाउट निकाल लेता हूँ, तो मास को पैरेलल ऐसे शिफ्ट कर दूंगा, तो c लेंथ की रॉड बन गई। तो ये तो डायरेक्ट ही लिख देता हूँ, mL² डिवाइड बाई 12, L की जगह c रख दो, तो mc² डिवाइड बाई 12। अब इस एक्सिस के अबाउट निकालना है, तो परपेंडिकुलर एक्सिस टर्म लगा दो, इसके अबाउट i मान लिया, तो i इजिकल टू आ गया mc² डिवाइड बाई 48 प्लस का mc² डिवाइड बाई 12। ठीक है, LCM आ गया बेटा 48, तो 1 + 4 इंटू mc², तो i आ गया अपने पास 5 mc² डिवाइड बाई 48। ठीक है क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपने को पता चल गया। अब अपन सेंटर के अबाउट इक्वेशन लिखेंगे, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। तो सेंटर के अबाउट टॉर्क आएगा केवल टेंशन का, टेंशन का टॉर्क लिखोगे तो फोर्स इंटू ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है अपने पास c/2, तो t इंटू c/2 इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया है 5 mc² डिवाइड बाई 48 इंटू अल्फा। ये 2 इससे कैंसिल आउट हो गया 24, एक c से एक c कैंसिल आउट, तो t इज इक्वल टू आ गया 5 mc डिवाइड बाई 24 इंटू अल्फा। ये सेकेंड इक्वेशन आ गई। फर्स्ट इक्वेशन ये थी अपने पास, सेकेंड इक्वेशन ये है। दोनों इक्वेशंस में वेरिएबल देखो, अपने को t नहीं पता, अपने को a नहीं पता और अल्फ़ा नहीं पता, तो 3 वेरिएबल्स हैं अपने पास। ठीक है, तो एक इक्वेशन और चाहिए। एक इक्वेशन आएगी रस्सी की कंस्ट्रेंट से यहाँ पे, क्योंकि रस्सी की लेंथ है वो चेंज नहीं होगी, तो ये डायग्राम मैं अलग से बना रहा हूँ। ये कंस्ट्रेंट वाला रिलेशन इंपॉर्टेंट है इसमें। तो देखो यहाँ सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन है नीचे a और एंगुलर एक्सेलरेशन ऐसे है अल्फ़ा, और ये रस्सी ऐसे कनेक्टेड है यहाँ पे, तो रस्सी के ऊपर वाले पॉइंट का एक्सेलरेशन है 0, क्योंकि वो तो फिक्स्ड है। तो इस पॉइंट का भी रस्सी के अलोंग एक्सेलरेशन 0 होना चाहिए। तो रस्सी के अलोंग एक्सेलरेशन देखोगे तो ये पॉइंट का एक्सेलरेशन देखूँगा प्लेट का, तो सेंटर ऑफ मास ए से आ रहा है, तो ये वाला पॉइंट भी ए से ही नीचे आ रहा है, क्योंकि जितने से सेंटर ऑफ मास चलेगा उतने से तो ये भी चलेगा। अल्फ़ा की वजह से देखो, तो अल्फ़ा के लिए मैंने ये डॉट डॉट करके लाइन बनाई, अल्फ़ा ऐसे है, तो ये डिस्टेंस अगर आर है तो इस पॉइंट का इधर एक्सेलरेशन आ गया अल्फ़ा आर। आर अपन ने फर्स्ट पार्ट में ही कैलकुलेट कर लिया था, आर आया था अपना कितना c
√5 डिवाइड बाई 4 आया था शायद, है ना, देख लेना कोई कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो बस, ठीक है, क्योंकि ये साइड C थी, ये वाली साइड C/2 है और ये साइड C है। तो डायगोनल कितना आ गया था, डायगोनल आ गया था √5C/2, तो उसका हाफ R हो जाएगा, तो C √5/4, ठीक है। तो अल्फ़ा R, तो ये आ जाएगा अल्फ़ा इंटू R की जगह C √5/4, ठीक है ना। अपने को रस्सी के अलोंग एक्सेलरेशन देखना है, तो रस्सी के अलोंग एक्सेलरेशन देखोगे तो ये एंगल अगर थीटा है तो इस एक्सेलरेशन का इधर कंपोनेंट आएगा अल्फ़ा R cos थीटा। तो अगर रस्सी का ऊपर वाला पॉइंट का एक्सेलरेशन 0 है तो रस्सी के अलोंग नीचे वाले पॉइंट का भी 0 होगा, तो रिलेशन बनेगा A = अल्फ़ा R cos थीटा भाई, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट रिलेशन था। अब देखो यहाँ पे A = अल्फ़ा इंटू R की जगह रख दिया मैंने C √5/4 इंटू कॉस थीटा और निकालता हूँ, तो ये वाला एंगल थीटा है और ये वाला एंगल भाई 90 है, क्योंकि अल्फ़ा R है वो इस लाइन के परपेंडिकुलर है, तो ये एंगल बचेगा अपने पास 90 माइनस थीटा, तो इधर वाला ये एंगल आ जाएगा थीटा, नीचे वाले राइट एंगल ट्रायंगल में। ये ऊपर वाला 90 माइनस थीटा जहाँ मैं स्टार मार्क कर रहा हूँ, क्योंकि पूरा 180 था, तो 180 माइनस 90 माइनस थीटा, तो ये बचा 90 माइनस थीटा, तो नीचे वाला आ गया थीटा। तो ये वाली साइड है C, ये वाली साइड है C √5/2 पूरा डायगोनल, तो cos थीटा = B/H, तो C √5/2 ऊपर चला गया, C से C कैंसिल आउट, ये आ गया 2/√5, तो cos थीटा आ गया 2/√5, √5 से √5 कैंसिल आउट, तो A = आ गया ये 2 इससे कैंसिल आउट 2, ये आ गया C α/2, ठीक है। ये थर्ड इक्वेशन है। तो 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल, अब आप आराम से आंसर कैलकुलेट कर लोगे। मैं इक्वेशंस को एक साथ लिखता हूँ, mg - t = ma। फर्स्ट इक्वेशन है mg - t = ma। सेकेंड इक्वेशन क्या थी, t = 5mc, दूसरी इक्वेशन है t = 5mc इंटू α/24 इंटू α/24। तो थर्ड इक्वेशन से देखो अल्फ़ा कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 2a/c, वो वैल्यू रख देता हूँ, तो t = आ गया 5mc/24 तो है ही, और थर्ड इक्वेशन से अल्फ़ा आ गया 2a/c, ये 2a/c, c से c कैंसिल आउट, ये 2 इससे कैंसिल आउट हो गया 12, तो t = आ गया 5me/12, तो t = 5ma/12। अब दोनों को ऐड कर दूंगा, तो mg और t से t कैंसिल आउट, 12 एलसीएम लिया, तो 12 + 5 ये हो गया 17 ma/12, m से m कैंसिल आउट, तो a आ गया 12g/17, सही है क्या। देखो m से m तो कैंसिल आउट हो गया, 12g/17, एक्सेलरेशन आ गया, a आ गया, तो थर्ड इक्वेशन में a की वैल्यू रख दोगे। थर्ड इक्वेशन क्या थी, a = C α/2, तो a की जगह रखा मैंने 12g/17 = C α/2, तो अल्फ़ा = कितना आ गया 12 × 2 24g/17c, ये अल्फ़ा कैलकुलेट कर लिया अपन ने। अपने से पूछा एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ प्लेट आ गया, दूसरा एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन अपने निकाल लिया, ठीक है क्या। अच्छा पार्ट था ये वाला पोर्शन, सेकंड पार्ट अच्छा था भाई इसका, ठीक है। थर्ड वाले में क्या बोला गया है, थर्ड वाले में बोला गया है ये सेम प्लेट, इस बार स्प्रिंग है, ठीक है, ये स्प्रिंग बना दी अपन ने, ये प्लेट लगा दिया, ये वाली साइड है ये है C/2, ये वाली साइड है ये है C, तो अभी प्लेट इक्विलिब्रियम में है, तो नीचे फोर्स है mg, तो इधर स्प्रिंग ये पक्का mg/2 लगा रही है और ये स्प्रिंग भी mg/2 लगा रही है, ताकि नेट फोर्स भी 0 नेट टॉर्क भी 0। अब इधर वाली स्प्रिंग को कट कर दिया, तो अपन जानते हैं कट करने के बाद दूसरी स्प्रिंग है वो जस्ट कट करने के बाद अपना फोर्स चेंज नहीं करेगी, तो एक स्प्रिंग को तो कट कर दिया, जस्ट कट करने के बाद दूसरी का फोर्स होगा वो mg/2 ही रहेगा, और यहाँ नीचे फोर्स लगा हुआ है mg। ये ध्यान रखना, स्प्रिंग को कट करने के बाद बाकी जो स्प्रिंग बचेगी तो कट करने के जस्ट बाद उसका फोर्स चेंज नहीं होगा। तो यहाँ भी देखो अपनी रॉड है वो फ्री है, हिंज तो है नहीं, तो सेंटर ऑफ मास एक्सेलरेट करेगा और mg/2 की वजह से टॉर्क आएगा वो अल्फा ऐसे आएगा,
ये तो इजी प्रॉब्लम है वैसे। तो ए निकालना है तो नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। नेट फोर्स कितना है, एम जी माइनस एम जी बाई टू इज इक्वल टू एम इंटू सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन ए। तो लेफ्ट साइड में बचा एम जी बाई टू इज इक्वल टू एम ए, तो ए आ गया यहाँ से जी बाई टू। ठीक है। दूसरा अल्फा निकालना है तो टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा लिख देंगे। सेंटर के अबाउट, सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना निकाला था अपन ने, वो डायरेक्ट काम में ले लेते हैं ना अपन। सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया था 5mc² डिवाइड बाई 48। देखो ये किया है ना, 5mc² अपॉन 48। तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो आ गया 5mc² डिवाइड बाई 48। और टॉर्क कितना आएगा, सेंटर ऑफ मास के अबाउट mg का टॉर्क तो 0, उस mg का आएगा, वो आएगा mg इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये c/2, तो ये c/2 इंटू अल्फा आ गया। देखो इससे आंसर m से m कैंसिल आउट, एक से एक c कैंसिल आउट, ये से कैंसिल आउट हो गया 24 को लेफ्ट में ले आओ तो 24g डिवाइड बाई 5c इज इक्वल टू आ गया अल्फा। अल्फा भी कैलकुलेट हो गया। सेकेंड पार्ट अच्छा था इसमें, बाकी फर्स्ट और थर्ड पार्ट तो ईजी थे, है ना। ठीक है।